बनाते हैं उसका मकसद होता है मेडिकल स्टूडेंट के लिए कुछ हेल्प हो जाए हमारे ज़रिए से, चाहे उनके नोट्स बनना हो या किसी डिजीज़ के बारे में उनको जानना हो, स्टडी करना हो। क्योंकि हम लोग जो भी नॉलेज शेयर करते हैं वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पर करते हैं प्रैक्टिकली, और साथ ही जो दोस्तों बहुत सारे ऑथेंटिक बुक्स का हम स्टडी करने के बाद बनाते हैं ताकि मेडिकल स्टूडेंट को हम सही नॉलेज पहुंचा सकें। और साथ ही हमारा हर वीडियो के अंदर ये भी मकसद होता है कि जो आम लोग हैं उनको भी बीमारियों के बारे में पता हो, मालूमात हो और जागरूकता या अवेयरनेस फैले। इसलिए हमारी जो क्लिप के अंदर जो लैंग्वेज होती है वो सिंपल ऐसी होती है और हम कोशिश करते हैं कि हर इंसान जो है इसको समझ ले। तो आज हम लोग डिस्कस करें दोस्तों निमोनिया के बारे में। निमोनिया के बारे में आपने कुछ ना कुछ तो सुना होगा, आप लोग कुछ ना कुछ तो जानते होंगे। दोस्तों मामूली से लगने वाली ये प्रॉब्लम कभी कभी गंभीर रूप या कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती है, यहाँ तक कि डेथ भी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन कोई भी चीज़ को जब नज़रअंदाज किया जाता है, उसके बारे में लापरवाही की जाती है, तभी ये प्रॉब्लम आती है। ऐसा नहीं कि निमोनिया से डेथ ही हो जाती है, बल्कि निमोनिया का ट्रीटमेंट सही वक्त पर अगर हम करें तो कॉम्प्लिकेशन से हम बच सकते हैं। तो दोस्तों निमोनिया क्या होता है? निमोनिया फेफड़ों का या लंग्स का एक इन्फेक्शन का नाम है। क्या होता है, अगर मैं इन शॉर्ट समझाने की कोशिश करूं कि ये इन्फेक्शन है लंग्स के अंदर होने वाला, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो जाता है, यानी सूजन आ जाती है। कहाँ पर? एयर सैक्स के अंदर। ये क्या होता है, जो अलवेलाए होते हैं, यानी यूँ समझ लिया आम जुबान में, जो सबसे आखिरी हिस्सा है जहाँ से गैस का एक्सचेंज होता है। हम जो भी ऑक्सीजन अंदर लेते हैं बाहर के माहौल से और बाद में हमारे लंग्स के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है, ये जो प्रोसेस होती रहती है 24 घंटे, इसको कहते हैं हम गैस एक्सचेंज। और ये बहुत ज़रूरी रेस्पिरेशन, ये सांस लेना ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इस तरह का रेस्पिरेशन। तो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, जिसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन यानी सांस लेना, तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन किसी इन्फेक्शन के ज़रिए से, बाहर के किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ज़रिए से, जब लंग्स के अंदर सूजन आ जाती है, खासकर एयर सैक्स में जब सूजन आ जाती है, तो ऐसे वक्त में वह इन्फ्लामेशन होता है। और इन्फ्लामेशन की वजह से दोस्तों वहाँ फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है, यानी कि वहाँ पर लिक्विड जमा होना शुरू होता है, जिसको मेडिकल टर्म में प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं। या आम जुबान में आप लोगों ने सुना होगा फेफड़ों में पानी भर जाना, छाती में पानी भर जाना, इस तरह की जो आपने बातें सुने होंगे, ये वही होता है। तो इसके अंदर भी फ्लूइड एक्यूमुलेशन या प्लूरल इफ्यूजन होता है, इसकी कंडीशन हो जाती है। अब जाहिर सी बात है, जब ये कंडीशन बन गई है तो जो जो सिम्टम्स सामने आएंगे, आप अगर थोड़ा सोचेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कौन से सिम्टम्स सामने आ सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये बड़ी घातक बीमारी बन सकती है, और ये इसमें जो है सबसे ज़्यादा कॉमनली बच्चे और ज़्यादा जो ज़ईफ़ लोग होते हैं वो अफेक्ट होते हैं। तो अब हम जानेंगे दोस्तों निमोनिया क्यों हो जाता है, निमोनिया के काउजेस क्या है, या रिस्क फैक्टर के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों निमोनिया के होने के 3 मुख्य कारण हैं। एक है बैक्टीरिया, एक है या फिर वायरस, या फिर किसी फंगाई। यानी कॉमनली ये 3 टाइप होती है जिसकी वजह से निमोनिया हो सकता है। उसमें से जो मैंने कहा निमोनिया के पहली वजह वो है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, और कॉमनली निमोनिया ज़्यादातर बैक्टीरिया से ही होता है। ज़रूरी नहीं है कि वो बैक्टीरिया से हो, लेकिन ज़्यादातर मैक्सिमम बैक्टीरिया से ही होता है। बैक्टीरिया के अंदर न्यूमोकोकस बहुत फेमस है, ज़्यादा उससे होता है। इसके अलावा दूसरे भी हैं बैक्टीरिया। इसके अलावा वायरस की बात करेंगे, वायरस कोरोना वायरस, कोरोना तो वायरस से भी होता है, जैसे को कोरोना वायरस हमने सुनते हैं। इसके साथ ही दोस्तों ये फंगाई से भी हो सकता है। अब इसके साथ ही दोस्तों कुछ एक्वायर्ड, यानी कि हमको ये लाहक हो सकता है किसी और प्रॉब्लम से, उसकी वजह से इसके टाइप्स भी बनती हैं। जैसे कि हॉस्पिटल में कोई बंदा एडमिट है, तो वो बंदा एडमिट है और वहाँ पर दूसरा बंदा जिसको निमोनिया हुआ है, उसकी वजह से उस बंदे को भी वो प्रॉब्लम हो सकती है, जिसको कहते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया।
साथ ही दोस्तों जो बंदे हॉस्पिटल में आते हैं और जाते रहते हैं, विजिट देते रहते हैं, तो ऐसे लोगों को भी हो सकता है। साथ ही दोस्तों अगर हम पब्लिक प्लेस पे, अब दोस्तों कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया भी होता है, जो कि ज़्यादातर बाहर के अनहाइजीनिक माहौल में रहने से या अफेक्टेड लोगों के संपर्क में आने से ये प्रॉब्लम देखी जाती है। साथ ही दोस्तों इसकी वजह से जो लोग हॉस्पिटल में स्टाफ होता है, हॉस्पिटल का जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं, उनके अंदर भी इसके चांसेस होते हैं। इसके साथ ही दोस्तों एस्पिरेशन, यानी कि जो हमारे खाने की नाली है वहाँ पर लुकमा ना जाते हुए अगर बाय मिस्टेक ये लंग्स में या हवा की नाली में चला जाता है, तो ऐसे वक्त में दोस्तों इसकी वजह से भी निमोनिया के चांसेस होते हैं, निमोनिया भी हो सकता है, क्योंकि इन्फेक्शन होगा जिसके ज़रिए से निमोनिया हो सकता है। इसके साथ इसके अलावा कॉजेज़ की अगर बात करेंगे तो इसमें दोस्तों जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक होती है, कमज़ोर होती है, वो लोग भी इसमें बहुत ज़्यादा मुब्तला होते हैं। जिसे मैंने शुरुआत में आपको कहा था कि इसमें कॉमनली बच्चे और ज़्यादा जो एज वाले बंदे यानी ओल्ड एज जो लोग होते हैं, ज़ईफ़ लोग, वो मुतासिर होते हैं, अफेक्ट ज़्यादा होते हैं। तो इसकी अहम प्रॉब्लम वजह यही है कि इन लोग का इम्यूनिटी वीक होता है, इम्यूनिटी पावर कमज़ोर होती है, जिसकी वजह से ये लोग इसमें मुब्तला हो जाते हैं। साथ ही इसके अलावा दोस्तों बाहर का जो कंटेमिनेटेड जो है माहौल, ख़ासकर एयर पोल्यूशन को लेकर, तो ऐसे माहौल में रहने वाले भी बहुत मुतासिर हो सकते हैं। और बहुत ही कॉमन दोस्तों आपको इसकी वजह बताता हूँ, वह है दोस्तों स्मोकिंग। जी हाँ दोस्तों, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको तो बहुत सारे तरह तरह के नुकसानात होते हैं, उसमें से एक नुकसान उनको निमोनिया का भी है दोस्तों, बहुत कॉमन है क्योंकि अब हम बात करेंगे दोस्तों इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में, यानी कि निमोनिया जिसको हो जाता है कौन सी लक्षण, कौन सी अलामतें दिखाई देती हैं। सबसे कॉमन इसकी जो लक्षण हम कह सकते हैं वो ये है दोस्तों कि चेस्ट पेन इसमें होता है को दो कंडीशन के अंदर। चेस्ट पेन कौन सी कंडीशन में होगा और कैसे हम उसको, क्योंकि लोग मामूली सीने में दर्द हो रहा है इस बात को लेकर चिंतित हो जाते हैं और वो हार्ट के बारे में सोचने लग जाते हैं। इसके ऊपर फुल रिव्यू मैंने दिया, एक क्लिप मैंने बनाया, आप उसको ज़रूर देखना कि चेस्ट पेन अगर होता है किसी को तो कैसे डायग्नोज करेंगे आप लोग कि ये हार्ट का है या फिर यानी कार्डियक है या नॉन कार्डियक है। बहुत अच्छी क्लिप है, बहुत आसान ज़ुबान में समझाया, ज़रूर देखना चाहिए। तो निमोनिया के अंदर जो चेस्ट पेन होता है या दर्द जो होता है छाती के अंदर, उसके अंदर दो कंडीशन आपको याद रखना चाहिए। एक तो जब दर्द कब होगा, जब आप खांसेंगे, ठीक है, या फिर दूसरी कंडीशन जब आप सांस लेने की कोशिश करेंगे। तो चेस्ट पेन ड्यूरिंग कफ और व्हेन यू, जब आप लोग जो है ब्रीथिंग यानी कि सांस लेने की कोशिश करेंगे उस टाइम पे दर्द होगा, एक कॉमन सिम्टम है। दूसरी सिम्टम्स मैं आपको बता दोस्तों वह है कफ। मैक्सिमम कंडीशन के अंदर दोस्तों इसके साथ स्पुटम निकलता है, क्योंकि ये एक्यूमुलेशन की वजह से ज़रूर दिखेगा, इसीलिए मैक्सिमम जो केसेस होते हैं इसमें कफ विद स्पुटम होता है या कि कफ विद एक्सपेक्टोरेशन हम जिसको कह सकते हैं। तो दूसरी ये सिम्टम्स इसमें कॉमन है, कफ विद एक्सपेक्टोरेशन। तीसरी चीज़ दोस्तों इसमें जो कॉमन है वो है फीवर है। फीवर इसके अंदर हाई ग्रेड भी रहता है, इसके अलग अलग दर्जात हैं फीवर के। तो निमोनिया के अंदर क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, वायरल हो बैक्टीरियल हो कोई भी इन्फेक्शन हो उसके अंदर फीवर होता है, तो निमोनिया के अंदर फीवर भी एक मेन। अब फीवर जो दोस्तों होगा उसके साथ चिल्स या राइगर्स जिसको हम कह सकते हैं या ठंड बजना, ये कॉमन होगा, ठंड बज के आगे। इसके साथ चौथा सिम्टम्स मैं आपको बता सकता हूँ वो दोस्तों फैटिग, यानी थकावट, पेशेंट कमज़ोरी उसको फील होगी। इसके साथ ही दोस्तों पेशेंट को बार बार का प्यास लगना, यूनानी नुक्ता नज़र से अगर मैं बात करूँगा, बार बार का प्यास लगना, और इसके साथ ही दोस्तों चलते वक्त दम लगना या सांस का फूलना जिसको हम डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग कह सकते हैं या फिर डिस्निया कह सकते हैं या फिर सांस लेने में दिक्कत। दोस्तों अगर कॉम्प्लिकेशंस की बात करें, निमोनिया के कॉम्प्लिकेशंस पेचीदगी कहा जाता है, मतलब अगर निमोनिया को हम केयर नहीं करेंगे, सही डॉक्टर से इलाज नहीं करेंगे, ऐसे वक्त में कुछ कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो सकते हैं, यानी कि ब्लड स्ट्रीम के अंदर इन्फेक्शन का हो जाना, बैक्टीरिया का इंटर हो जाना जिसको बैक्टीरिया कहते हैं, जिसकी वजह से बहुत डेंजर जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। दूसरी प्रॉब्लम
कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है निमोनिया का, वो है दोस्तों डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग। और डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग पे मैंने एक कंप्लीट रिव्यू दिया हो या एक क्लिप बनाया हो, आपको ज़रूर देखना चाहिए ताकि आपको बहुत सारी मालूमात हो उसके ज़रिए से। इसके साथ ही दोस्तों इसकी वजह से COPD है, यानी कि जो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग्स डिजीज़ जो होता है वो भी इसके कॉम्प्लिकेशंस के अंदर हो सकता है। इसके साथ ही दोस्तों लंग्स के अंदर अपसेस बन जाना, तो ये भी कॉम्प्लिकेशंस के तौर पर ट्रीटमेंट क्या होता है। अब बात करेंगे दोस्तों हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, निमोनिया में क्या जांचें की जाती हैं। देखिए दोस्तों, निमोनिया के अंदर जो जांचें होती है उसमें सबसे इम्पोर्टेंस है CXR यानी चेस्ट एक्सरे को बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है। इसके साथ ही ब्लड इन्वेस्टिगेशन का भी इम्पोर्टेंस इसमें है, CBC, जिसमें हमको जो WBC है, इसोनोफिल है, ये बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर रूल आउट होती हैं। साथ ही दोस्तों इसके अंदर CRP, ये बहुत इम्पोर्टेंस होता है ब्लड इन्वेस्टिगेशन के अंदर। इसके साथ ही दोस्तों ब्लड इन्वेस्टिगेशन के अलावा बात करेंगे तो स्पुटम की भी जो है इम्पोर्टेंस होता है। और इसके साथ ही दोस्तों अगर सीवियरिटी होगी, शिद्दत के साथ अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो ऐसे में CT स्कैन की ज़रूरत पड़ सकती है। कल्चर जो प्लूरल इफ्यूज़न है उसको कल्चर की भी जो है तो ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये इन्वेस्टिगेशन है दोस्तों। लेकिन एक डॉक्टर जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, फिज़िकल एग्जामिनेशन जो करते हैं, उसके अंदर इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन और ऑस्कल्टेशन तो डॉक्टर के लिए बहुत ही बड़ा एक हथियार है, जिसके ज़रिए से डॉक्टर रूल आउट कर लेते हैं कि ये निमोनिया हो सकता है। इसके साथ ही दोस्तों ये एग्जामिनेशन का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, जो कि एक डॉक्टर का एक बेहतरीन आर्ट होता है। इसके ऊपर मैंने इससे पहले भी क्लिप बनाया हूँ और मैं बहुत जल्द इस पर और डिटेल क्लिप बनाऊंगा मेडिकल्स के लिए। साथ ही दोस्तों इन्वेस्टिगेशन के अंदर पल्स ऑक्सीमीटर या ऑक्सीजन का लेवल मालूम करना बहुत इंपॉर्टेंस होता है कि हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का क्या लेवल है। तो ये कुछ इसके एग्जामिनेशन थे दोस्तों निमोनिया के। अब हम बात करें दोस्तों इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, यानी निमोनिया का जो ट्रीटमेंट होता है वो किस तरह से होता है। देखिए दोस्तों, तो इसके अंदर क्या ये बैक्टीरियल है निमोनिया या वायरल निमोनिया है, या फिर ये फंगल की वजह से होने वाला निमोनिया है किसी फंगाई से, तो ये या फिर किसी एक्वायर्ड है, सेकेंडरी तौर पर है किसी बीमारी के। तो ऐसे में इसकी जो एक किसी पर्टिकुलर कोई दवा नहीं होती है, एंटीबायोटिक नहीं होती है कि इसको ये दे दो, बल्कि जो कंडीशन होती है, जो कॉज होता है, एटियोलॉजी होती है, तो ये सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसमें एंटीबायोटिक पेनिसिलिन पहले वक्त में बहुत चलता था, और इसके अलावा सिफालोस्प्रिन है, और इसके अलावा जो है दोस्तों फ्लोरोक्विनोल्स जो हैं उस टाइप की, उस ग्रुप की जो है दवाइयाँ इसके अंदर इस्तेमाल की जाती हैं। तो उसके साथ ही अगर वायरल है तो वायरल के अतबार से एंटीवायरल दिया जाता है, अगर फंगल है, फंगाई से हुआ है तो एंटीफंगल इसमें मेडिकेशन दी जाती है। लेकिन ये डॉक्टर के लिए है कि वो किस तरह का इन्वेस्टिगेशन करते हैं और कैसा उनका डायग्नोज है, उसके मुताबिक वो ट्रीटमेंट करते हैं, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है। सेकंड इसमें जो है वो है एंटी कफ, यानी कि खांसी के लिए जो दवा दी जाती है। आम आवाम ये समझती है खांसी को सिर्फ एक ही दवा, नहीं, खांसी बहुत अलग अलग टाइप की होती है। खांसी को किस तरह से ट्रीट करना होता है ये डॉक्टर का आर्ट होता है, और वो एग्जामिनेशन करके, इन्वेस्टिगेशन करके ही ट्रीटमेंट देते हैं। तो पहला यही मैंने आपको बताया, एंटीबायोटिक, एंटीवायरल या फिर एंटीफंगल। सेकंड जो मैंने आपको बताया हुआ एंटी कफ है, खांसी की जो मेडिसिन होती है। इसके अलावा एंटीपायरेटिक, यानी कि जो बुखार है उसके लिए भी मेडिकेशन दी जाती है, चाहे एंटीपायरेटिक का रोल वहाँ पर हो या फिर एनाल्जेसिक भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर कुछ पेन अगर ज़्यादा है बहुत। तो इसके साथ ही ये ओरल मेडिकेशंस भी हो सकती है बच्चों के अंदर, ये सायरप में, सस्पेंशन के अंदर, ड्रॉप के अंदर भी हो सकता है। और सीवियरिटी के अतबार से दोस्तों हॉस्पिटलाइज होकर इंजेक्टेबल फॉर्म में भी हो सकता है। तो ICU की नौबत भी आ सकती है, पेशेंट इसमें सीवियरिटी में भी जा सकता है, पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल भी हो सकती है अगर ये कॉम्प्लिकेशंस के अंदर अगर बढ़ रहे हैं तो ऐसे वक्त में एक कोई पर्टिकुलर इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। डॉक्टर ही हमेशा रहनुमाई लेना चाहिए, वरना हम अपनी जान को खुद धोखे में डालते हैं अगर डॉक्टर की सलाह नहीं लेते तो आखिरी में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इसके प्रिवेंशन, यानी इससे हम कैसे बच सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, निमोनिया के बारे में मैंने आपको इतनी सारी बातें बताया, जाहिर सी बात है फिक्र तो ज़रूर हो गई कि चलो बचना तो ज़रूरी है निमोनिया से। तो अब कैसे बचेंगे?
तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं शुरू करूँगा वो यही है दोस्तों कि हम लोग अपने आप को सबसे सेंसिटिव ऑर्गन्स होने वाले, जैसे कि नोज़ है, बाहर के तमाम ऑर्गेनिज्म बाहर से अंदर तो जाते ही है। ऑक्सीजन के साथ साथ ज़रूरी नहीं सिर्फ 100% ऑक्सीजन ही जाए, बाहर के बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लंग्स में पहुंचते हैं। वो तो शुक्र है कि लंग्स के अंदर इम्यूनिटी पावर होती है जो उन बेफजूल चीज़ों को बाहर फेंक देती है। लेकिन जिस वक्त यही इम्यूनिटी अगर वीक हो जाएंगी, कमज़ोर हो जाएंगी, तो हम लोग इतने काबिल नहीं होंगे कि हम जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या बैक्टीरिया से या वायरस से लड़ पाए। तो हिफाजत के लिए दोस्तों हम अपना मास्क का यूज़ कर सकते हैं पब्लिक प्लेस पर जाकर। इसके साथ ही घर पे आने के बाद अपने हाथों को, जिस तरह से कोविड में जिन चीज़ों को हम, जिन गाइडलाइंस को हम फॉलो करते थे, तो तमाम चीज़ों को फॉलो करना है। वो सिर्फ कोविड के लिए नहीं था बल्कि हमको हर बीमारी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम सिर्फ हॉस्पिटल में विजिट देते हैं या हॉस्पिटल में किसी और प्रॉब्लम के लिए एडमिट होते हैं तो भी हमको हो सकता है। हेल्थ वर्कर से, मेडिकल स्टूडेंट्स से, नर्सिंग स्टूडेंट्स से या नर्स हैं, उनको भी कितना बचने की ज़रूरत है इन सब चीज़ों से, कितना अपने आप को बचाना है। तो इसके लिए दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ, इम्यूनिटी को मजबूत करो। इम्यूनिटी मजबूत कैसे होता है दोस्तों, मैं आपको पर्सनल एक जो है रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप यूनानी या आयुर्वेद को जो है थोड़ा सा मौका दें। यूनानी के अंदर ऐसी ऐसी दवाइयाँ हैं दोस्तों जो आपकी इम्यूनिटी को मजबूत बनाती है। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूंगा। कोविड में यूनानी का वो फार्मूला जिसको लोग काढ़ा कहते थे, काढ़ा काढ़ा काढ़ा, तो वो काढ़े ने लोगों को बता दिया कि कितना पावरफुल है ये यूनानी, कितना पुरानी जड़ी बूटियाँ कितनी ज़बरदस्त असर करती थी कि लोगों के अंदर की जो प्रॉब्लम होती थी, कोविड के रिलेटेड जो सिम्टम्स होते थे वो गायब हो जाते थे। तो यूनानी को आप हल्के में बना लो, यूनानी के पावर को समझो। इम्यूनिटी को मजबूत करना है, यूनानी को आप मौका दो या आयुर्वेद को मौका दो। और आपको अगर किसी चीज़ की रहनुमाई की ज़रूरत है तो मेरे इसी चैनल के ऊपर जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें यूनानी से रिलेटेड बहुत सारी क्लिपें बनाया, या फिर आप मुझे पर्सनल पूछो, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। तो अपनी इम्यूनिटी मजबूत करो, आप हमेशा बच जाएंगे इंशाल्लाह निमोनिया से। इसके साथ ही दोस्तों निमोनिया से बचना है तो आप लोगों को प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, हाइड्रेटेड रखना चाहिए अपनी बॉडी को, जिसकी वजह से हम वायरस से खासकर बच सकते हैं। चौथी चीज़ दोस्तों मैं आपको बता सकता हूँ ये है, निमोनिया से बचने के लिए स्मोकिंग को अवॉइड कीजिए। जी हाँ दोस्तों, स्मोकिंग अवॉइड करें दोस्तों, क्योंकि स्मोकिंग से बहुत सारी प्रॉब्लमें क्रिएट होती है। निमोनिया से बचने के लिए टीकाकरण भी होता है, वैक्सीनेशन भी होता है, ले लिया करें। मामूली सर्दी नज़ला ज़ुकाम हो ऐसे वक्त में ज़रूर हम जो है तो इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करें। तो आज दोस्तों मैंने आप लोगों को आसान अंदाज में निमोनिया के बारे में बताया। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर ये क्लिप पसंद आ जाए तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस क्लिप को अगर शेयर करेंगे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा, इसलिए शेयर ज़रूर कर